नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तीसरा सेशन है बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख चुके हैं। तो जिस तरह से बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी तरह से प्लांट को भी भोजन की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सके। तो देयरफॉर प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड व्हिच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। चूँकि एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ये मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो तो फिक्स होता है एक जगह पे, ये तो मूव नहीं कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसीलिए प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाता है। देयरफॉर द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक दूसरा कंपोनेंट है जो कि वाटर है H2O, ये भी इन्वॉल्व होता है और साथ में सनलाइट होना चाहिए और फिर ये क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए जो कि हमें मिल जाता है ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में ये क्लोरोफिल हमें मिल जाता है। तो इन सब के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और हमारा एज बाय प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन बन जाता है और साथ में इधर ग्लूकोज बनकर तैयार होता है। तो ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज जो कि फूड है तो वो तैयार होता है और साथ में ये ऑक्सीजन भी तैयार होता है जो कि एयर में ये रिलीज हो जाता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया मेक देयर ऑन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ये वाला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है फाउंड इन द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है एक पिगमेंट को, इसमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इसी क्लोरोफिल के वजह से ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है या उनके लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है इनका इन कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी, दैट इज सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में इनका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो मेन स्टेजेस में और ये दो मेन स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है लाइट डिपेंडेंट स्टेज या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरा स्टेज है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को ही हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं या फिर डार्क रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में दिस रिएक्शंस अकर इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है या फिर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और इससे लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो सके। तो इसमें से कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इन स्टेप्स की अगर बात करें तो पहला स्टेप तो लाइट एब्जॉर्प्शन का है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो पहला स्टेज है
लाइट एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है और बाकी दूसरे पिगमेंट हैं इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को फ्रॉम द सन। तो सन से लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम जो है ये क्लोरोफिल और बाकी दूसरे पिगमेंट्स जो होते हैं जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका काम है। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लिया, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरा स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो होता क्या है, ये जो कैप्चर्ड लाइट एनर्जी है ये एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्साइट करता है, which are then transferred through a series of electron carriers in the thylakoid membrane। और फिर ये ट्रांसफर हो जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मतलब एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के एक सीरीज में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये ट्रांसफर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है ये जनरेट करता है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जनरेट्स एटीपी मोलिक्यूल। एटीपी मोलिक्यूल क्या है, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मोलिक्यूल। तो इसको ये जनरेट करता है, कौन जनरेट करता है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, वो जनरेट करता है एटीपी मोलिक्यूल को, जो कि एक एनर्जी रिच मोलिक्यूल होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप्स है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर मोलिक्यूल्स जो है ये स्प्लिट होता है, एक हाइड्रोजन आयंस में और दूसरा ऑक्सीजन एटम्स में ये स्प्लिट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस प्रोसेस से ये वाटर मोलिक्यूल जो कि H2O है ये स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में ये स्प्लिट हो जाता है। ये जो रिलीज्ड ऑक्सीजन है यही तो बाय प्रोडक्ट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस का, और फिर ये रिलीज हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको कि केल्विन साइकिल भी बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन हमारे स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा जो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस होता है क्लोरोप्लास्ट में, वहीं पे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होता है और इसको किसी भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है इसको, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को। इसमें भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और ये स्टेप्स हैं, पहला स्टेप्स है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन का। तो कार्बन फिक्सेशन वाले स्टेप में होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से कैप्चर हुआ था, captured and combined with a molecule called RUBP। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से कैप्चर हुआ था और वो कंबाइन हो गया एक मोलिक्यूल के साथ जिसको कि RUBP बोलते हैं, मतलब कि रिबुलोज 15 बाई बिसफॉस्फेट। तो RUBP और कहते हैं उसको, और ये फॉर्म करता है एक अनस्टेबल मोलिक्यूल्स को, ये एक अनस्टेबल मोलिक्यूल को फॉर्म करता है जिसको कि 3PGA बोलते हैं। ये वाला अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो कि 3PJ है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल 3PJ है। इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं पहले उधर, फिर इसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये जो ATP और NADPH जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में बना था उसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट ये 3PGA जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल था 3PGA, उसको G3P मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये NADPH क्या है, NADPH ये निकोटिन एमिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इनका थोड़ा लंबा नाम है बट याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10 के बच्चों को। और ये जो है हमारा G3P ये है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एटीपी और NADPH जो कि प्रोड्यूस हुआ था हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, उसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट 3GPA इंटू G3P। तो G3P में जो कि ये वाला है, तो इसको यूटिलाइज किया गया G3P में कन्वर्ट करने के लिए। फिर
कुछ G3P मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको यूज़ किया जाता है टू रीजनरेट आरयूबीपी। आरयूबीपी को दोबारा रीजनरेट करने के लिए कुछ G3P मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर लिया गया और बाकी कुछ जो बचे हुए G3P मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूज़ किया गया टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और इसके बाद फिर हमारा रीजनरेशन स्टेप्स होता है, जिसमें कि रिमेनिंग G3P मॉलिक्यूल जो हैं उसको रीअरेंज कर लिया जाता है एंड कंबाइंड टू रीजनरेट ओरिजिनल आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स। और इस तरह से साइकिल हमारा कंटिन्यू रहता है। तो इस तरफ हम लोग देखें कि जो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हम लोग ये देखे थे कि ये जो सनलाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर इसमें हम लोग देखें कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन एटम में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर आगे हम लोग देखें कि ये जो एटीपी और एनएडीपी है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में ये रिलीज हुआ था, इनको यूज़ किया जाता है 3 पीजीए मॉलिक्यूल जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल था उनको स्टेबलाइज करने में, मतलब उनको कन्वर्ट करने में इनटू G3P मॉलिक्यूल। और ये सम पार्ट्स ऑफ G3P मॉलिक्यूल वो फॉर्म कर लेता है तुम्हारा आरयूबीपी, और फिर कुछ पार्ट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म कर लेता है और इस तरह से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कंप्लीट होता है और ये साइकिल कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फूड प्रिपेयर किया गया ग्रीन लीव्स के द्वारा ऑफ द प्लांट्स, जिसको कि हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, वो है हमारा सिंपल शुगर। तो सम पार्ट्स यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं वो चेंज हो जाता है एक दूसरे फूड में जिसको कि हम लोग स्टार्च कहते हैं। और फिर यही स्टार्च हमारे स्टोर हो जाता है लीव्स में। और दोनों ये ग्लूकोज और स्टार्च ये बिलोंग करता है टू दी कैटेगरी ऑफ फूड। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट करता है सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी कौन है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको कि C6H12O6 ये नाम दिया है। और यही है भोजन, यही है फूड प्लांट्स का, जिसको कि फिर बाद में हम सभी लोग भी कंज्यूम करते हैं इन वेरियस अदर फॉर्म्स। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, और ये ग्रीन लीव्स हैं जहाँ की क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। इन सब के प्रेजेंस में ये बना लेता है ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं अब कि जो फोटोसिंथेसिस जो हुआ ये 3 स्टेप्स में, पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा सनलाइट एनर्जी का बाय द क्लोरोफिल, दूसरे स्टेप में कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और फिर स्प्लिटिंग हुआ वाटर का इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय द लाइट एनर्जी, और फिर तीसरा स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ बाय द हाइड्रोजन ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स को बना सके जैसे कि ग्लूकोज। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में वो एक के बाद एक इमीडिएटली हो। ये डिफरेंट टाइम्स में भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग डेसर्ट प्लांट की बात करें, मरुस्थल में जो प्लांट्स होते हैं उसमें अगर बात करें तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के समय में लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बना करके छोड़ दिया जाता है ताकि दूसरे दिन जब सनलाइट एनर्जी मिले, क्लोरोफिल जब सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो उसको फिर यूटिलाइज किया जाए, ग्लूकोज को बना लिया जाए। तो ये डिफरेंट टाइम्स में हो सकता है ये वाला प्रोसेस, ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ये प्रोसेस हो जाए। तो देयरफॉर जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी इन सनलाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और सनलाइट एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्ब किया। और ये है प्लांट सेल, प्लांट सेल्स
इसमें कि ये क्लोरोप्लास्ट हैं, तो इधर ही वो सारा रिएक्शंस हुआ जो कि अभी हम लोग पीछे चर्चा की है। और वाटर जो है थ्रू द रूट्स इनको एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लांट्स के द्वारा और इन सब की मदद से बना लिया गया कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो कि एयर में रिलीज कर दिया गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो कंडीशंस हैं हमारा सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, साथ में वाटर होना चाहिए। ये सब एसेंशियल कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, जिसको कि हम लोग प्रूव करने वाले हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से कि अगर इनमें से कोई एक ना हो तो हमारा ग्लूकोज नहीं बन पाता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे, एक-एक करके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। बट इन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो होने वाला था लेक्चर नंबर 4, वो होने वाला था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ऊपर। बट कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर नंबर 4 में एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।